आज हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो हमारा 11th इकोनॉमी का चैप्टर है उसके बारे में। तो सबसे पहला चैप्टर है कि इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ये पहला चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें हम सिर्फ मेन पॉइंट्स जो चैप्टर्स के जो हैं वो कवर करेंगे, ठीक है। किस पर्पज़ से? जो भी आपके राइड वगैरह के जो है मेंस के एग्जामिनेशन होते हैं उनके पर्पज़ से करेंगे, ठीक है। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो थी वो आपको पता है कि हमारा जो आज़ादी के टाइम था उसके टाइम हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो काफ़ी चरम पर थी आज़ादी से पहले, या फिर कहीं अंग्रेज़ों के आने से पहले। लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद जो है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ का जो है वो पतन शुरू हुआ। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ में जैसे हम जानते हैं कि मलमल जो है वो एक जो मसलिन की वैरायटी होती है वो फाइनेस्ट मसलिन बोलते हैं, ठीक है। तो मलमल के कॉटन है, ठीक है। मलबन जो है कॉटन की वैरायटी है और फाइनेस्ट मसलिन बोलते हैं। मसलिन जो है वो कॉटन की वैरायटी के रूप में आती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टडीज़ डिड फाइंड दैट। स्टडीज़ क्या बोलती हैं? स्टडीज़ डिड फाइंड दैट दी कंट्रीज ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट रियल आउटपुट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ, ठीक है। जो स्टडीज़ हैं वो क्या फाइंड करती हैं? वो फाइंड करती हैं कि जो हमारी इंडिया की जो ग्रोथ थी, ठीक है, ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट रियल आउटपुट। यहाँ रियल आउटपुट की बात करिए, कौन सा रियल आउटपुट? एग्रीगेट रियल आउटपुट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ of the 20th century was less than 2%, coupled with a meager 0.5% growth in the per capita output per year, ठीक है जी। तो इसमें बोलते हैं कि जो स्टडीज़ हैं वो फाइंड करती हैं कि जो हमारी कंट्री है, ठीक है, उसका जो है जो फर्स्ट हाफ था 20th सेंचुरी में, यानी कि 1900 लेकर के 1950 के बीच में, उसमें जो एग्रीगेट रियल आउटपुट था, ठीक है, वो कितना था? वो 2% से भी कम था, जो कि किसके साथ था? जो 0.5% ग्रोथ थी पर कैपिटा आउटपुट पर ईयर की, उसके साथ मिलाकर के था। नेक्स्ट है स्टैग्नेशन, किसकी वजह से थी? कॉलोनियल पॉलिसीज़ की वजह से थी और ज़मींदारी सिस्टम की वजह से थी, ठीक है। ZAMNDARI, ज़मींदारी सिस्टम की वजह से थी। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, इन कैश क्रॉप्स, ठीक है। तो स्टैग्नेशन जो कॉलोनियल पॉलिसी की वजह से। कॉलोनियल पॉलिसी कौन कौन सी? जैसे कि कॉलोनियल पॉलिसीज़ होगी ज़मींदारी सिस्टम, ठीक है। तो हमारी इकोनॉमी में स्टैग्नेशन किस वजह से थी? कॉलोनियल पॉलिसीज़। और पहली कॉलोनियल पॉलिसी क्या थी? ज़मींदारी सिस्टम। दूसरी थी कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, भाई लोग बोल लेंगे भाई कमर्शलाइजेशन एग्रीकल्चर हो गया तो फिर उससे जो हमारे किसान वगैरह उनको तो फ़ायदा होना चाहिए था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। क्योंकि कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जो वो कैश क्रॉप्स के लिए किया गया। कैश क्रॉप जैसे इंडिगो होगी, अब इंडिगो थोड़ी खा सकते हम, ठीक है, कॉटन होगी, तो इनका जो कमर्शलाइजेशन किया गया ताकि इंडिया को जो है प्रोड्यूसर ऑफ रॉ मटेरियल्स बनाया जा सके, ठीक है। और जो हमारे ट्रेडिशनली खाने वाली क्रॉप्स थी जैसे व्हीट हो गया, ज्वार बाजरा होगी, ठीक है, उनसे फोकस हटाया गया। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि हार्डली एनी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, ठीक है। तो कोलियन टाइम में जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं थी और मोर देन हाफ ऑफ द फॉरेन ट्रेड विद ब्रिटेन, ठीक है। तो इंडिया का जो है कोलोनियल पीरियड्स में जो आधे से भी ज़्यादा ट्रेड था वो ब्रिटेन के साथ था। बाकी इसके अलावा जो है कुछ ट्रेड जो है ब्रिटेन के अलावा कुछ ट्रेड जो है चाइना, श्रीलंका, जिसे पहले सीलोन भी बोलते थे, CEYLON, इनके साथ भी परमिट एक्सेट्रा के साथ परमिट किया गया था, ठीक है। तो मैक्सिमम ट्रेड जो है मोर देन 50% किसके साथ था? ब्रिटेन के साथ। नेक्स्ट है कि जनरेशन ऑफ लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस वाज यूज टू मेक पेमेंट्स फॉर द एक्सपेंसेस, ठीक है। तो जो हमारे जो एक्सपोर्ट सरप्लस जो जनरेट होता था इंडिया का कोलोनियल पीरियड्स में, ठीक है, आज़ादी से पहले जो एक्सपोर्ट सरप्लस प्रोड्यूस किया जाता था, ठीक है, उसको जो है इंडिया की ग्रोथ और कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री को ग्रोथ या फिर इनको डेवलप करने के बजाय कहाँ पे यूज़ करते थे ब्रिटिशर्स? वो यूज़ करते थे टू मेक पेमेंट्स फॉर द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एन ऑफिस सेटअप बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट, ठीक है। तो पेमेंट्स किसको पे करने के लिए? एक्सपोर्ट सरप्लस को की पेमेंट्स, एक्सपोर्ट सरप्लस यानी कि जो जैसे मान लो कॉटन को एक्सपोर्ट करा, इंडिगो को एक्सपोर्ट करा, और भी कैश क्रॉप्स और वेरियस आइटम्स है, स्टील वगैरह को एक्सपोर्ट करा, तो उससे जो प्रॉफिट आया, जो सरप्लस आया, उसका जो है ब्रिटिशर्स ने यूज़ करा, ठीक है। किसके ऊपर? एक ऑफिस सेटअप किया था कोलोनियल गवर्नमेंट ने, उसके ऊपर। साथ में एक्सपेंसेस किए गए इसी को यूज़ करके वॉर के ऊपर। साथ में इंपोर्ट ऑन इनविजिबल आइटम्स, इम्पोर्ट ऑन ऑफ इनविजिबल आइटम्स। इनविजिबल आइटम्स वैसी होती हैं
ठीक है, जो कि मतलब जैसे कि आप समझो कि 2 लाख रुपए का जो आप मान लो कि पेन ले लिया, तो वो इनविजिबल आइटम है। 2 लाख रुपए का कौन सा पेन होता है सरकारी दफ्तर में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इम्पोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स वो होती हैं कि ठीक है चीज़ ली लेकिन दिखावे दिखावे के लिए ली। अब नेक्स्ट है कि बिफोर 1921, ठीक है, 1921 से पहले इंडिया जो है वो फर्स्ट स्टेज में था किसकी, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में, ठीक है। तो अगर आप डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी जब पढ़ेंगे तो बेसिक इसमें यहाँ पे कवर किया गया कि जो इंडिया था वो 1921 से पहले जो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की पहली स्टेज में था, और जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की सेकंड स्टेज है वो शुरू हुई 1921 में, ठीक है। बोलते हैं कि नाइदर पॉपुलेशन नॉर इट्स ग्रोथ रेट वाज हाई, ठीक है। तो बोलते हैं कि नाइदर पॉपुलेशन नॉर इट्स ग्रोथ रेट वाज हाई, ठीक है। तो जो 1921 का जो टाइम था, ठीक है, इसे हम जनरली ग्रेट डिवाइड भी बोलते हैं। तो 1921 में जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी ना ही उसका ग्रोथ रेट वो जो हाई था, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में डिफरेंस है, ठीक है। और बोलते हैं कि ओवरऑल लिटरेसी जो थी इंडिया की वो थी 1921 में 16%, और फीमेल लिटरेसी कितनी थी 7%। रेलवे, ठीक है, तो रेलवे ने इंडियन इकोनॉमी को अफेक्ट करा टू इम्पॉर्टेंट वेज, यहाँ पे और भी वेज थे लेकिन यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट वेज कवर किए हैं, 2 मेजर वेज कवर किए गए हैं। तो पहला क्या था, पीपल को जो है ब्रेक किए जोग्राफिकल और कल्चरल बैरियर्स, ठीक है। तो बंगाल का आदमी गुजरात जा सकता है, गुजरात का बंगाल, मद्रास, कहीं पे भी जा सकता है, ठीक है। ऊपर पहाड़ों में जा सकता है, शिमला जा सकता है, कालका शिमला रेलवे बनाई थी उन्होंने 1903 के बाद। फिर दार्जिलिंग में आपको पता है रेलवे बनाई है, ठीक है। तो कल्चरल और जोग्राफिकल बैरियर्स को ब्रेक करने में जो है रेलवे ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। और दूसरा क्या, फॉस्टर्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो और इसने जो है रेलवे ने कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर को और तेज़ी दी, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर जो है समाप्त हो गया। अब हम एकदम से फटाफट रिवीजन देते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का कि इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो हमें पता है कि बेसिक रूइन करा उन्होंने ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। मलमल क्या, फाइनेस्ट मसलिन होती है, एक फैक्ट है। नेक्स्ट है कि स्टडीज डिड फाइंड दैट द कंट्रीज ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट रियल आउटपुट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th century was less than 2% coupled with the meager 0.5% growth in per capita output per year। स्टैग्नेशन था ड्यू टू कॉलोनियल पॉलिसीज, जैसे कि ज़मींदारी सिस्टम, किसमें स्टैग्नेशन, किसमें, इंडियन इकोनॉमी में आज़ादी से पहले, ड्यू टू कॉलोनियल पॉलिसीज, ज़मींदारी कॉलोनियल पॉलिसीज कौन कौन सी, ज़मींदारी सिस्टम, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जैसे कि कैश क्रॉप्स पे ज़्यादा फोकस करना रेदर देन दी फूड क्रॉप्स। नेक्स्ट है हार्डली एनी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। नेक्स्ट पॉइंट है कि मोर देन हाफ ऑफ द फॉरेन ट्रेड विद ब्रिटेन, बाकी जो कुछ चाइना, श्रीलंका एक्सेट्रा के साथ बिलाव किया गया था थोड़ा बहुत। जनरेशन ऑफ लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस वाज यूज्ड to make the payments for the expenses incurred by an office set up by the colonial government, expenses on the war, import of invisible items. Next, before 1921, India was in the first stage of demographic transition. Second stage began in 1921. Neither population nor its growth rate was high. Overall, literacy was कितनी थी, 16% थी, और फीमेल लिटरेसी कितनी, 7%। रेलवे अफेक्टेड इकोनॉमी इन 2 इंपॉर्टेंट वेज। पहला, पीपल क्या किया, पीपल को अफेक्ट करा रेलवेज ने, ब्रेक जियोग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स, एंड सेकंड फोस्टर्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। फटाफट से एक और रिवीजन मार देते हैं इसी चैप्टर का कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में मलमल जो फाइनेस्ट मसलिन है, मलमल क्या है, फाइनेस्ट मसलिन, मसलिन क्या होता है, कॉटन की वैरायटी है। नेक्स्ट है स्टडीज डिड फाइंड दैट the country's growth of the aggregate real output during the first half of the 20th century was less than 2% coupled with the meager 0.5% growth in the per capita output per year। stagnation थी इंडियन इकोनॉमी में ड्यू टू colonial policies, that is ज़मींदारी सिस्टम, commercialization of agriculture and cash crops, hardly any capital goods industry, more than half of the free trade with Britain। Next point है generation of large export surplus was used to make payments for the expenses incurred by an office set up by the colonial government and also expenses on war, import of invisible items। Next, before 1921, India was in the first stage of demographic transition. Second stage began in 1921. Neither population nor its growth rate was high. ओवरऑल लिटरेसी जो है इंडिया की 16% थी और फीमेल लिटरेसी 7% थी। रेलवे अफेक्टेड इकोनॉमी इन 2 इंपॉर्टेंट वेज। सबसे पहले लोगों को, पीपल को ब्रेक जियोग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स, एंड नेक्स्ट है फोस्टर्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर।
एक लास्ट डिवीजन मार देते हैं कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में हमें पता हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ का रिव्यू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टडीज डिड फाइंड दैट द कंट्रीज ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट रियल आउटपुट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th century was less than 2% coupled with the meager 0.5% growth in the per capita output per year. Stagnation, next point is stagnation in the Indian economy due to colonial policies, that is zamindari system, commercialization of agriculture and cash crops. Next point, hardly any capital goods industry. Next point, more than half of the foreign trade with Britain. Next, a generation of large export surplus was used to make payments for the expenses incurred by an office set up by colonial government, expenses on war, import of invisible items. Next point, before 1921, India was in the first stage of demographic transition. Second stage began in 1921. Neither population nor its growth rate was high. Overall literacy was 16% and female literacy was 7% in 1921. Railway affected economy in two important ways. सबसे पहले people का break geographical and cultural barriers, and next second one is fostered commercialization of Indian agriculture.